हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर जो अपना तीसरे नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका हम मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इसके अंदर दोस्तों हमने HSC पैटर्न के हिसाब से 15% मैथ के और दोस्तों 15% हमने इसके अंदर रीजनिंग के दिए हैं, उसका हम दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस सोल्यूशन को। और इसके अंदर दोस्तों 51 से लेकर 80 तक के प्रश्न हमने मैथ जो रीजनिंग के डाले हैं। और 51वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार था, ये दोस्तों इसके अंदर पूछा है। दोस्तों हमें पता है कि जो 2001 का वर्ष है ये दोस्तों लीप ईयर नहीं है। यदि ये लीप ईयर नहीं है तो इसके अंदर दोस्तों जो इस साल के अंदर जो डेज होगी वो दोस्तों 365 दिन होंगे। यानी 2001 की साल के अंदर जो डेज होंगे वो दोस्तों 365 दिन होंगे। यदि हम इसको 7 से भाग दे के हम देखते हैं, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर दोस्तों 7 दिन होते हैं, वो तो हम इसको 7 से भाग देते हैं तो दोस्तों हमें पता है कि 52 सप्ताह आते हैं। 52 सप्ताह आते हैं और एक दिन आता है। तो 52 सप्ताह में तो दोस्तों सेम डे ही आ जाना है, क्योंकि हर सप्ताह के बाद में तो क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हर सप्ताह के बाद में तो दोस्तों सेम डे ही आ जाना है। और जो एक डे जो आता है वो दोस्तों अगला दिन आता है। तो इसके अंदर हमें 1 जनवरी को इसके अंदर दोस्तों हमें सोमवार दे दिया। तो इसके अंदर दोस्तों हमें पता है कि 1 जनवरी यानी साल का एक दिन तो यहाँ पर गया, बाकी हमारे 52 सप्ताह बच गए। दोस्तों 52 सप्ताह बच गए तो अगला जो 2 जनवरी को हमें पता है कि 2 जनवरी को मंगलवार था। तो दोस्तों हमें पता था कि जो मंगलवार था, तो अब 52 सप्ताह बच गए। और हमको पता है कि 52 सप्ताह के अंदर यदि हमें देखें तो सेम डे ही आ जाना है। तो दोस्तों जो साल का अंतिम दिन होगा वो भी दोस्तों सोमवार ही होगा। तो 31 दिसंबर को यदि हम देखेंगे तो वो भी दोस्तों सोमवार ही होगा, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि एक दिन यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारा 52 सप्ताह ही बचते हैं। 52 सप्ताह में हमें पता है कि प्रत्येक सप्ताह के बाद सेम डे ही आ जाना है। तो 52 सप्ताह के बाद में दोस्तों वही डे यानी सोमवार ही आ जाएगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए जिसमें सोमवार लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक घन को सभी पक्षों पर रंगा जाता है, फिर इसे बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। इसमें हमें पूछा है कि कितने घनों पर केवल एक पक्ष रंगा होता है। दोस्तों ये हमें बताना है। दोस्तों हमें पता है जो घन होता है इसका दोस्तों मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इसके अंदर यदि हमें एक पक्ष का पूछा जाए तो उसको हम करेंगे n -2 की स्क्वायर माइनस जो मल्टीप्लाई में 6, ये हम करेंगे। यदि इसमें 2 पक्ष का इसके अंदर पूछा जाए कि रंगा हो तो हम n -2 की गुणा में यहाँ पर 1 करेंगे, गुणा में हमें 12 करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों जो 3 रंग है, इसमें जो 3 पक्ष पूछ ले कि 3 पक्ष रंगे हो तो दोस्तों उसका 8 आता है, तो हम उसका 8 है उसका अंश लेके चलेंगे। जब कोई भी पक्ष न रंगा हो तो दोस्तों उसका आएगा n -2 की हम घन करेंगे, यानी जो कि क्यूब करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये फार्मूले यूज करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पक्ष बोला है तो हम एक पक्ष करेंगे। सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे। एक पक्ष का ये है तो इसको हम करेंगे, इस जो सूत्र का हम यूज करेंगे। एक पक्ष इसके अंदर पूछा है तो हम सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि इसके अंदर जो 64 इसके अंदर दी हुई है कि 64 इसके अंदर क्या दिया कि जो 64 है वो छोटे जो घन है। इसके अंदर दोस्तों हमें पता है कि जो घन होता है उसका क्या फार्मूला होता है, a की 3 होता है। इसमें हमें 64 दिया हुआ है। a की अपना कितना आ जाएगा, यदि हम इसकी ये करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा। तो यानी एक भुजा अपनी 4 आ गई, यानी जो n की वैल्यू है वो अपनी 4 आ गई। अब हम इसके अंदर रख के देखते हैं, n अपना 4 आया -2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6। यदि हम इसको करेंगे तो 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6 तो 4 के गुणा में 6 आ जाएगा, यानी 24 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें 24 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं, हमें ये फार्मूले इसके अंदर 1-2 याद रखने हैं कि जब एक पक्ष रंगा हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जब दोस्तों 2 पक्ष रंगा हो तो हम ये फार्मूला यूज कर देंगे। जब इसमें 3 पक्ष रंगे हो तो हम उसका 8 ही आता है उत्तर। और जिसमें कोई भी पक्ष न रंगा हो तो दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 2-3 फार्मूले हैं, बिल्कुल सिंपल, इनको हम लेके चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर देंगे। इसका दोस्तों अपना 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना ऑप्शन नंबर जो सी जिसमें कि 24 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा।
आगे अपना 53 नंबर का प्रश्न आता है कि शिक्षक, महिलाएं और मानव के बीच संबंध किस आरेख से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों हम देखें तो जो मानव होता है वो दोस्तों बड़े आरेख में आएगा। जो शिक्षक और इसके अंदर क्या दिखा हुआ है कि इस शिक्षक और जो महिलाएं होती है वो दोस्तों इसके अंदर आएगी। जो मानव ही होते हैं, शिक्षक और जो महिलाएं होती है वो दोस्तों मानव ही होते हैं, तो वो दोस्तों इस पूरे मानव के अंदर ही आ जाएगी शिक्षक और जो महिलाएं हैं वो। तो अपना इसका बी ऑप्शन, जिसमें बड़े वृत्त में दो पारस्परिक वृत्त जिसमें लिखा गया है, वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका हम बी जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। अपना 54वें नंबर का प्रश्न आता है कि फोटो की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई का बेटा है और उसकी माँ मेरी माँ की बहन है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो फोटो में जिसकी ओर इशारा किया गया है उसका दोस्तों राहुल से क्या संबंध है, तो ये दोस्तों हमको बताना है। दोस्तों हम देखते हैं कि राहुल ने क्या कहा है। ये कोई फोटो है, इसके अंदर कोई बॉय है और उसमें इसके बारे में लिखा है कि यह मेरे पिता के इकलौते भाई, यानी इसका यहाँ पर मान लीजिए राहुल है, ये जो राहुल है इसके पिता का इकलौता भाई, इसके पिता है उसका इकलौता भाई है, वो दोस्तों इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, वो इसका चाचा लगेगा। यानी चाचा का बेटा है, तो दोस्तों चाचा का बेटा है तो इसका चचेरा भाई होगा, इसका चचेरा भाई हुआ। और कहता है कि इसकी माँ जो है वो मेरी माँ की बहन है, यानी ये इसकी माँ है वो इसकी मौसी है और इसकी माँ है दोस्तों वो इसकी मौसी है। तो इस प्रकार से इसमें ये दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमें पता है कि वो उसके चाचा का बेटा है, उसका चाचा का बेटा होने के कारण वो उसका चचेरा भाई होगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों इसमें 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है और बी सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। जो डी सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई का तुरंत पड़ोसी है। डी जो बी के जो विपरीत कौन बैठा है दोस्तों हमें बताना है कि जो बी है उसके विपरीत कौन बैठा है। दोस्तों इसके अंदर हमें एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त में ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो इसका सेंटर है जो केंद्र उसकी और उनका मुख है, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा देंगे, एक व्यक्ति दोस्तों ये 6 व्यक्ति है तो उनको हम ए से बैठा देंगे, और इसमें लिखा है कि ए है वो बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर दोस्तों हमें यदि ए मानते हैं ये बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है तो हम बी यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका बाईं साइड ये होगा, क्योंकि केंद्र की ओर उसका मुख है तो बायां हाथ उसका इस साइड में होगा, तो उसके तीसरे स्थान पर हम यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर बी बैठ जाएगा। अब दोस्तों इसमें लिखा है कि बी सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। जो इसमें बी दिया हुआ है, बी ये दोस्तों सी के बाईं ओर है, तो दोस्तों सी यहाँ पर बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुख करके, तो इसका बायां ये होगा, इसका बायां ये होगा, तो दोस्तों बी इसके दूसरे स्थान पर है तो 1 और 2 इसके दूसरे स्थान पर यहाँ पर हम बैठा देंगे। डी सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। जो डी है वो सी, यहाँ पर सी बैठा हुआ है तो इसका दायां पक्ष ये है तो यहाँ पर डी आ जाएगा। इसके दूसरे स्थान पर है 1 2 तो इसके दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और ए का तुरंत पड़ोसी है तो ई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। जो डी है वो दोस्तों ए का तुरंत पड़ोसी है तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि बी के विपरीत कौन बैठा है, हमें यहाँ पर बी के विपरीत बताना है तो बी के विपरीत कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है जिसमें कि ए जो दिया हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो अपना जो 55 के नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन अपना सही उत्तर होगा। 56वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि कैट को XZG के रूप में कोड किया जाता है, डॉग को इसमें पूछा है कि कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि CAT इसके अंदर दिया हुआ है, CAT इसमें XZG ये दिया हुआ है। और दोस्तों हमें डॉग का बताना है, तो हम दोस्तों डॉग का हम कैसे करेंगे, हम इनके उल्टे अक्षर दिए हुए हैं। C का उल्टा X होता है, A का उल्टा Z होता है और जो T का उल्टा G होता है। दोस्तों हम जब उल्टे वर्णमाला से हम काउंट करते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 की जगह 27 अक्षर मान के चलते हैं, 27 अक्षर मान के चलते हैं। तो 27 अक्षर यदि हम मान के चलें तो D अपना पता है कि चौथे नंबर पर आता है, तो इसमें से हमें 4 लेस करने हैं। इसमें से 4 लेस करेंगे तो अपना 23 आएगा। तो 23वें नंबर पर हम सीधे से देखेंगे, हम देखेंगे कि जो अपना 23वें नंबर पर क्या आता है। दोस्तों हमारा जो 23 नंबर पर पता है कि W आता है तो हम यहाँ पर W लिख देंगे। अब दोस्तों O अपना पता है 15वें नंबर पर आता है, तो इसमें 27 में से हम दोस्तों 15 लेस करेंगे, 12 नंबर आएगा। 12 नंबर पर क्या आता है, हमें सीधा देखना है कि 12 नंबर पर अल आता है तो अल आ जाएगा। G हमें पता है 7वें नंबर पर आता है, तो हम देखेंगे इसमें 7 हम लेस करेंगे तो 20 आएगा। तो 20वें नंबर पर हमें पता है दोस्तों T आ जाएगा, तो WLT ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो A ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जिसमें WLT लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिर्फ इसमें ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जब हम यदि पीछे से काउंट करेंगे तो हमें 26 की जगह में 27 अक्षर मान के चलना है और उसको इस प्रकार से हमें उसको कर देना है।
तो दोस्तों अपना ए ऑप्शन जिसमें WLT लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो अगला 57वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि रिक्त स्थान खोजे। हमें दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये दोस्तों हमको बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमें संख्या दी गई है वो इसमें लिखी गई है कि 2, 6, 2, 6, 12 और 20 दी गई है। दोस्तों यहाँ पर पता है 4 ऐड हुए हैं, यहाँ पर 6 ऐड हुए हैं, यहाँ पर 8 ऐड हुए हैं, तो आगे दोस्तों 10 ऐड हो जाएंगे तो 30 आ जाएगा। कि 2 का टेबल ऐड हो रहा है, यानी एक छोड़ के जो संख्या इसमें ऐड हो रही है 4, 6, 8, 10, तो इसमें दोस्तों 30 हो जाएगी। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 इसमें ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर किया तो 2 ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर किया तो 3 ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर किया तो हमें इसमें 4 स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर किया तो 5 ऐड कर दिया। अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों इसमें 6 ऐड कर देंगे तो आगे इसका 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चलता रहेगा। तो हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर अपना 30 आएगा। तो इसका जो उत्तर है अपना ए ऑप्शन जिसमें 30 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। हमें अब विषम शब्द चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों आम, केला, गाजर और सेब। हमको पता है कि जो आम, केला और सेब होते हैं दोस्तों सभी के सभी फल होते हैं, लेकिन जो गाजर होते हैं दोस्तों ये सब्जी के अंदर आती है। दूसरा हम इसके अंदर लॉजिक देखें तो दोस्तों गाजर जो होती है ज़मीन के नीचे होती है और बाकी जो आम, केला, सेब होते हैं दोस्तों ज़मीन से ऊपर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम इसका लॉजिक देख सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें कि गाजर लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। पेन से हम दोस्तों लिखते हैं तो चाकू से हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो चाकू से ए ऑप्शन जिसमें काटना लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में अन को 9, आफ्टर को 25 और दोस्तों समालस्ट को हमें बताना है कि हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों इसको हम सबसे पहले साफ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, HEN लिखा है, HEN, इसमें 9 दिया है और इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर आफ्टर दिया है AFTER, इसका हमें दोस्तों 25 दिया हुआ है। अब हमें समालस्ट को बताना है, SMALLEST, इसका बताना है। दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे कि हैन के अंदर 3 वर्ड है, 3 किया है तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया। आफ्टर के अंदर दोस्तों 5 वर्ड है जो यानी 5 अल्फ़ाबेट है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो अपना 25 आ जाएगा। समालस्ट के अंदर दोस्तों हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अंदर अल्फ़ाबेट है तो हम 8 की स्क्वायर कर देंगे तो इसका 64 अपना उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है। तो अपना 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों इसमें लिखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में लव टू गॉड को XRODY के रूप में कोडित किया जाता है। गॉड ब्लेस यू को दोस्तों TSAPOD के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में गॉड के लिए कैसे जो शब्द यूज किया गया है दोस्तों उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि लव टू गॉड, इसमें लिखा है कि लव टू गॉड, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया है, XROD और YK, ये शब्द उसके अंदर यूज किए हैं। अब दोस्तों गॉड ब्लेस यू है, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, इसके अंदर दोस्तों इसने कौन सा शब्द यूज किया है कि TSAPOD, ये शब्द यूज किया है। इसमें पूछा है कि गॉड के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है। दोस्तों हम देखें तो इसके अंदर गॉड है, इसके अंदर गॉड है और दोस्तों कोई भी शब्द इनके अंदर रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ गॉड के अलावा। गॉड दोनों में ही दोस्तों रिपीट हो रहा है। तो हम इसका जो कोडित किया गया है उसमें देखते हैं कि कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है। इसके हम देखेंगे तो दोस्तों OD रिपीट हो रहा है तो OD अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर जो उसमें डी लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गॉड ही रिपीट हो रहा है, गॉड रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कौन सा जो वर्ड है वो दोस्तों रिपीट हो रहा है, इसके अंदर OD रिपीट हो रहा है तो हम OD अपना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और एक अलग है, बेजोड़ शब्दों का चयन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों हमने बी ऑप्शन दिया था, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझको डाउट है कि इस क्वेश्चन का जो आपको सही उत्तर लगता है वो दोस्तों आपको कमेंट के जरिए बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने दोस्तों इसका बी उत्तर दिया था जिस पर मुझको अभी डाउट है, तो आप दोस्तों कमेंट के जरिए बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में गलत पद हमें बताना है कि गलत पद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सभी पद इसके अंदर लिख लेते हैं, G40 और J9R अम 20P P41 अन्य, तो 590 अल, ये एस है दोस्तों, एस। तो सबसे पहले हम इसको देखें
JHIJKLMNOPQRS, यानी दो अक्षर इसके अंदर छुट्टे हैं, दो अक्षर इसके अंदर छुट्टे हैं, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। आगे LMNOPQRST, इसमें एक अक्षर छुटा है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों गलती किस में हो सकती है? जो बीच में संख्या दी गई है उनमें गलतियां हो सकती है। तो उसमें बीच में संख्या क्या दी गई है? 4, 9, 20, 41 और 90 दी गई है। इसको हम देखें दोस्तों, यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, यहाँ पर अपना 11 ऐड हुआ है, यहाँ पर 21 ऐड किया गया है और यहाँ पर दोस्तों 49 ऐड किया गया है। इसको यदि हम देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। हम 5 को 2 से गुणा करेंगे, उसमें प्लस 1 कर देंगे, 11 आ जाएगा। इसको हम 2 से गुणा करेंगे, प्लस में हम 1 करेंगे, तो दोस्तों इसका 23 आना चाहिए, इसका 23 आना चाहिए, यानी यहाँ पर 43 आना चाहिए, 43 आना चाहिए। बाद में हम इसको 2 से गुणा करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर 47 ऐड होंगे, 47 ऐड होंगे, यानी कि 43 में 47 ऐड करेंगे तो दोस्तों अपना 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 41 नहीं आएगा, 43 आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो इसमें लिखा गया है दोस्तों वो है, जो बी ऑप्शन है वो अपना गलत उत्तर हो जाएगा। तो जिसमें P41 अन्य लिखा है, तो इसमें पूछा है कि दोस्तों गलत पद ज्ञात करना है, तो गलत पद अपना बी ऑप्शन वाला ही होगा, तो इसका सही उत्तर हम बी को टिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो 63वें नंबर का प्रश्न है इसका बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होगी। तो इनमें छोटी संख्या दोस्तों हमको पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे? इसके अंदर दोस्तों दो संख्या दी गई है, उन दोनों का योग हमें दिया गया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को यदि हम ऑप्शंस को लेकर करें तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो जाते हैं। हम दोस्तों इसको ऑप्शन को लेकर ही करेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम कैसे करेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी 240 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अपनी जो दूसरी संख्या है वो दोस्तों वो 280 हो जाएगी, 280 हो जाएगी। यानी छोटी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी। तो अब हमें इसको करके देखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको 4% कम करना है। उसको यदि हम 4% इसको हम कम करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? ये इससे कट जाएगा, ये दोस्तों 2 पे कटेगा, 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 56 को 5 से हम भाग दें तो 11.2 आ जाएगा, यानी 11.2 इसमें से हम लेस करेंगे 268.8 इसका आ जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा है, इसने बोला है कि 12% बढ़ा दिया जाए। यदि हम इसको 12% बढ़ाते हैं तो अपना देखते हैं कि कितना आता है। 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 पे कटेगा, 6 और 5। अब ये दोस्तों किस पर नहीं कट रहा है तो अपना कितना आ जाएगा? 24 को 6 से गुणा करेंगे 144 आएगा, 144/5 करेंगे। अब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। ये दोस्तों हम इसके अंदर जोड़ते हैं तो ये अपना 268.8 ही आ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका 240 जो उत्तर दिया गया है वो सबसे सुटेबल आंसर है। तो इसका 64वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना 65वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको, जिसमें लिखा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकीर्ण 40 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों हमें ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 के गुणा में d1 यानी पहला विकीर्ण के गुणा में दूसरा विकीर्ण ये होता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक विकीर्ण तो हमें दिया गया है जो कि अपना कितना दिया हुआ है, इसके अंदर एक विकीर्ण हमें 40 दिया हुआ है और 1/2 हमारे पास है। हमें ये नहीं पता d2 कितना है, ये दोस्तों हमें ज्ञात करेंगे और यहाँ पर रख देंगे, अपना सही उत्तर आ जाएगा। हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों? एक समचतुर्भुज, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुज है जिसकी समान हो, ऐसा दोस्तों एक हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज। ये दोस्तों इसका परिमाप हमें, यानी परिमाप का होता है इन चारों ओर की दूरी। ये दोस्तों 100 सेंटीमीटर है तो 25 ये मिलेगा, 25 ये मिलेगा, 25 ये मिलेगा, 25 ये मिलेगा, क्योंकि जो परिमाप का मतलब ही, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि इन चारों ओर की दूरी, तो वो 100 है तो इसके 25 25 25 25 यानी 100 इस प्रकार से मिलेगा। अब दोस्तों इसका एक विकीर्ण हमें दिया गया है, एक विकीर्ण इसका ऐसे होंगे और जब ये काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का ये कोण बनाएंगे। ये जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये एक विकीर्ण दोस्तों इसमें हम मान के चलते हैं, इसमें दिया हुआ है कि एक विकीर्ण बना 40 है, ये हम इसको मान के चलें कि ये 40 है। यदि ये 40 है तो दोस्तों 20 ये मिलेगा, 20 ये मिलेगा। हमें ये ज्ञात करना है
क्योंकि यहाँ पर ये आधे पे काट रहा है तो BC साइड में BC साइड में ये आ जाएगा। हमें ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के बाद में हम यहाँ पर रख देंगे और अपना सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब इसको ऐसे देखें, इसको करके तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री पे काट रहा है। 90 डिग्री पे काट रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर बनेगी और ये एक ही बनेगी। दोस्तों ये इसका आधार बनेगा, ये इसका लंब और ये इसका कर्ण, इस प्रकार से बनेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा और हम इसको हल कर देंगे। अपना दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि जो कर्ण की 2 बराबर में आधार की 2 प्लस में लंब की 2, ये होता है। इसमें अपना जो कर्ण दिया हुआ है दोस्तों 25 दिया हुआ है, तो 25 की स्क्वायर हम करेंगे। आधार इसके अंदर हमने ये माना है ये होगा तो 20 की स्क्वायर करेंगे। उस साइड में दोस्तों प्लस में हमें लंब ज्ञात करना है, लंब की स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें लंब ज्ञात करना है तो हम उसको ऐसे की ऐसे रख लेंगे, हमको पता ही नहीं है। 625 आया, ये इस साइड में दोस्तों 400 आया और उस साइड में हम अपना क्या बचा, लंब की स्क्वायर बचा। ये इस साइड में 400 आएंगे, 625 माइनस में 400 बराबर में अल की स्क्वायर। इसको हम काटेंगे, इसको हमें यदि लेस करेंगे तो अपना 225 आ जाएगा। यो उस साइड में स्क्वायर है, इस साइड में आके वर्गमूल होगा, उस साइड में अपना लंब बचेगा। 225 वर्गमूल किसका होता है दोस्तों, वो 15 का होता है, तो 15 बराबर में लंब हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपना 15 आ गया, ये 15 आ गया, ये आधा अपना 15 है तो ये भी यहाँ पर 15 होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, अपना 30 हो जाएगा। तो हम G2 अपना 30 आ गया तो हम यहाँ पर 30 रख देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो ये 15 कट जाएगा, 15 की 40 के साथ करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 अपना इसका सही उत्तर होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हम इस जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य से 2 गुना बड़ा कार्य 10 पुरुष या 3 महिलाएं तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उसको पूरा कर देंगे। दोस्तों ये हमको बताना है। दोस्तों इसमें क्या है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को, यानी या तो हम 4 पुरुष और या फिर 6 महिलाएं हम इसको करें तो ये 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वो 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। यानी एक पुरुष 7 घंटे काम करता है, यानी जो टोटल पुरुष है वो दोस्तों 4 पुरुष है, या फिर हमें उसको 6 महिलाएं मान सकते हैं। वो दोस्तों इनमें से कोई एक को यदि काम पर हम लगाएं तो 7 घंटे काम करेगा और वो 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। यानी एक व्यक्ति 84 घंटे काम करता है। इसमें यदि हम 4 पुरुष लें या फिर 6 महिलाएं लें, उनमें हम इसको देखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि इसमें 10 पुरुष और ये इसमें तथा लिख दिया, यानी ये भी इसके साथ में मिलकर काम करेगी। 3 महिलाएं ये भी इसके साथ में मिलकर काम करेगी और उनको 8 घंटे काम करना है। और दोस्तों हमें बताना है कि वो कितने जो दिन है उनमें वो काम कर देगी। दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो 6 महिलाएं वो 4 पुरुषों के बराबर है, जो 6 महिलाएं वो 4 पुरुषों के बराबर है। इस प्रकार जो 3 महिलाएं हैं वो दोस्तों 2 पुरुषों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 6 महिलाएं 4 पुरुषों के बराबर है, 6 महिलाएं 4 पुरुषों के बराबर है। तो दोस्तों इसका हम यदि आधा करें तो 3 महिलाएं, इसका हम आधा करेंगे तो वो 2 पुरुषों के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पर 12 पुरुष आ जाएंगे, 12 पुरुष यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें पता है, अब हम यहाँ पर पुरुष को ही लेकर चलेंगे, या फिर हम यहाँ पर महिलाओं को लेकर चल लें, या फिर हम पुरुष को लेकर चल लें। दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो हम यहाँ पर पुरुष को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर यदि पुरुष को लेकर चले हैं तो 12 पुरुष यहाँ पर हो गई, क्योंकि जो 3 महिलाएं हैं वो 2 पुरुषों के बराबर है, 10 पुरुष हमें दिए हुए हैं। तो जो टोटल पुरुष है वो दोस्तों 12 पुरुष हो जाएंगे। ये एक जो है वो दोस्तों 84 घंटे काम करता है, तो ये चारों मिलकर काम करेंगे, तो चारों मिलकर उसको दोस्तों वो टोटल घंटे आ जाएंगे अपने 6 1 33। यानी ये अपने टोटल घंटे आ गए कि 4 पुरुष है वो 7 घंटे काम करते हैं डेली 12 दिनों तक। तो दोस्तों ये एक पुरुष का है, तो दोस्तों एक पुरुष 84 घंटे काम करता है, तो 4 पुरुष 336 घंटे काम करेंगे। अब आगे दोस्तों इसको डबल काम करना है, इनको डबल काम करना है तो 672 घंटे काम करना पड़ेंगे, इनको 672 घंटे काम करने पड़ेंगे। और एक पुरुष दोस्तों हमें पता है कि 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा तो एक दिन में 96 घंटे काम होगा, क्योंकि 12 पुरुष है, एक पुरुष 8 घंटे काम करता है, तो 96 घंटे एक दिन में काम होगा। यदि 96 घंटे एक दिन में काम होगा, यदि 672 घंटे काम करना है और एक दिन में 96 घंटे हो रहे हैं, तो यदि हम इसको काट के देखें तो इसको हम 16 पर काटते हैं, 4 और 2 42 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा।
अब इसको 6 पे कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो 7 दिन आ जाएंगे कि उनको 7 दिन इस काम को करने में लगेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर जो कपड़े का मूल्य है उसके बराबर लाभ अर्जित कर देता है। तो दोस्तों 33 में से 11 तो उसको लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना मिलेगा, उसको 22 मीटर कपड़े जितना ही मिलेगा, 22 मीटर कपड़े जितना मिलेगा। यानी दोस्तों 22 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य उनका था, और वो बेच कितना रहा है, वो दोस्तों 33 मीटर कपड़े के जितना बेच रहा है, 11 उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 11 इसका लाभ होया, उनका क्रय मूल्य 22 आया। यदि हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो अपना ये 50% आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल देंगे, तो 50% इसका उत्तर होगा। यानी 33 मीटर कपड़ा है वो उसको बेच रहा है, 11 मीटर जितना उसको लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य वो तो दोस्तों 22 मीटर जितना ही होगा। तो इसका क्रय मूल्य 22 मीटर, लाभ इसका 11 मीटर। तो लाभ इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो इसका जब तक हमें कुछ भी न कहा जाए हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि की कैलकुलेशन करते हैं। तो लाभ अपना 11 है और 22 मीटर जो इसका क्रय मूल्य है, हमें इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो जो हमारा है वो 50% आ जाएगा। तो इसका अपना उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन, जिसमें 50% लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये इसमें जो रेलगाड़ी जो समय और चाल से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। एक जो प्लेटफॉर्म है उसकी डिस्टेंस हमें दी गई है, एक जो रेलगाड़ी है उसकी डिस्टेंस हमें दी गई है। दोस्तों रेलगाड़ी को पार करने के लिए उस रेलगाड़ी को अपनी डिस्टेंस के साथ साथ उस जो प्लेटफॉर्म है उसकी डिस्टेंस को भी पार करना होगा, तभी वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। हम इसको कैसे करेंगे कि जो रेलगाड़ी कितना है, रेलगाड़ी जो है 140 मीटर है, जो प्लेटफॉर्म है वो 260 मीटर है। तो दोस्तों इसको टोटल 400 मीटर काटनी पड़ेगी दूरी, 400 मीटर वो काटेगी तभी वह उस प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी, क्योंकि उसको उस प्लेटफॉर्म को तो पार करना ही है। साथ में दोस्तों उसकी जो खुद की जितनी जो डिस्टेंस है, जितनी वो लंबी है, उतनी दूरी भी उसको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जब उसका इंजन आएगा, इंजन के बाद में जब तक वो लास्ट डब्बे तक उसको क्रॉस नहीं कर देगी प्लेटफॉर्म को, तब तक वो दोस्तों पूरी तरह से उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों उसको समय की जो लंबाई है उसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो इसकी डिस्टेंस है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। उसको यदि कवर करना पड़ेगा तो दोस्तों उसको टोटल 400 मीटर कवर करना होगा, और 1 घंटे में वो कितना निकाल देती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकालती है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है इसके अंदर। तो हम समय को ऊपर रखेंगे, यानी हम इसको 1 घंटे में कितने सेकंड, यानी उत्तर हमें सेकंड में दिया हुआ है तो हम सेकंड को लेकर चलेंगे। 3600 सेकंड में 60 किलोमीटर निकालती है। एक जो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 60,000 मीटर आ जाएंगे। उसको 400 में देखना है कि कितने में निकालेगी, 400 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, हम ये 6 पे कट जाएगा, 6 की जो 4 की गुना करेंगे 24 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें समय इसके अंदर निकालना है तो हम समय को ऊपर रखेंगे। समय को हम ऊपर रखेंगे तो 3600, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है तो हम सेकंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 हम लेके चलेंगे। 3600 में 60,000 मीटर निकाल रही है, जो 60 किलोमीटर दिए हुए हैं उसको यदि हम मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 60,000 मीटर आ जाएंगे। हमें 400 मीटर की दूरी तय करनी है तो 3600 में निकाल रही है 60,000, जो निकालना है उसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे। वो दोस्तों 400 का निकालना है तो हमें 24 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका 24 सेकंड में ऑप्शन में जो दिया हुआ है दोस्तों वो बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तार की लंबाई 66 मीटर है और इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों जो वृत्त क्या होता है, वृत्त हमारा ये होता है, वो इसकी परिधि क्या होती है, परिधि यही होती है, इसका जो घेरे की पूरी घेरे की जो दूरी होती है वो इसकी परिधि होती है, वो हमें 1.32 सेंटीमीटर दी गई है। 66 मीटर लंबा तार है, ये हमें सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 6600 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ये 6600 सेंटीमीटर लंबा तार है और हमें 1.32 सेंटीमीटर लंबा जो वृत्त बनाने हैं, तो दोस्तों कितना जो मीटर बन जाएगा, यानी कितने ऐसे वृत्त बन जाएंगे वो दोस्तों हमें निकालना है। तो एक वृत्त हमें जो बनाना है 1.32 का, हम इसको भाग दे देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, क्योंकि जो 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो हम 1 के बाद में 2 0 लगा देंगे। अब हम किसको करेंगे, 6600 है
नीचे वाली उल्ट जाएगी, इसके गुणा में लेके जाएंगे तो 100 बटे में 132। अब हम इसको काटेंगे तो हम इसको किस प्रकार से काटेंगे, तो अब हम इसको काटते हैं तो ये 66 दूनी 132 होता है। यहाँ पर 1 पे कटेगा, यहाँ पर 2 पे कटेगा, 2 जीरो की 2 जीरो। अब हम काटेंगे तो इसको ये 50 पे कट जाएगा, 50 की और 100 की गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो 5000 दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा। जो डी ऑप्शन में जिसमें लिखा गया 5000 वो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो दोस्तों इसको हमने किस प्रकार से किया है कि जो 6600 सेंटीमीटर लंबा तार है और 1.32 का उसमें काटना है। 1.32 का यदि हम काटेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो इसके दोस्तों ये पॉइंट इसको हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, ये इसके गुणा में लेके जाएंगे तो ये उल्ट जाएगी। तो हम इसको काटेंगे। इसको कैसे काटा है कि 66 दूनी 132, 1 पर कटा, 2 जीरो की 2 जीरो लगा दी। ये दोस्तों यहाँ पर 50 पे कटा, 50 पे कटा है, फिर 2 पे हमने काट दिया। 50 की हम 100 की गुणा करेंगे तो अपना दोस्तों 5000 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर होगा। एक कार 240 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है। कार की गति मीटर प्रति सेकंड हमें निकालनी है। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड हम किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हमें मीटर जो निकालनी है कि प्रति सेकंड में वो कितने मीटर निकाल देगी। तो मीटर हमें निकालनी है। तो दोस्तों हम जो मीटर को ऊपर रखेंगे, मीटर को हम ऊपर कैसे रखेंगे, 240 किलोमीटर निकाल रही है, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, अपना मीटर हो गया। 3 घंटे में निकाल रही है, 3 घंटे आया। सबसे पहले हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 180 ये मिनट हो गए। अब हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से हम और गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों अपना सेकंड आ गई। दोस्तों इस प्रकार से भी समझ लो कि 60 की 60 से गुणा करेंगे 3600 सेकंड 1 घंटे में हम 3 में हम निकाल देंगे। तो 3 घंटे की सेकंड आ गई। तो दोस्तों ये टोटल सेकंड अपनी ये आ गई। अब हम इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब हम इसको 4 पे काटेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको काट सकते हैं तो यहाँ पर 2 पे काटेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा, क्योंकि भाग देना आसान हो जाएगा। अब अपना कितना आया 200, यहाँ पर 3 तिया 9। अब हम इसको काटेंगे, 2 आया, फिर 2 जीरो, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना 22.22 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अब कि अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो अपना ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह का 40% किराए पर, 30% भोजन पर खर्च करता है और 12,000 रुपये बचाता है। उसकी कुल तनख्वाह हमें ज्ञात करनी है कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है। दोस्तों हमें पता है कि वो 40% किराए पर, 40% वो किराए पर खर्च कर देता है, 30% दोस्तों भोजन पर खर्च कर देता है, तो टोटल वो 70% वो खर्च कर देता है। उसके पास बचता कितना है, 30% बचता है। वो जो बचता है वो दोस्तों 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। यानी जो 30,000 रुपये, जो 30% बचा है वो दोस्तों 12,000 रुपये है। तो हम इसका टोटल ज्ञात कर लेंगे, 12,000 है वो दोस्तों 30% के बराबर है। इसका 100% हम ज्ञात कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये 400 पे कटेगा तो 40,000 इसका उत्तर आ जाएगा। 40,000 उसकी सैलरी है, क्योंकि दोस्तों 40% किराए पर, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो टोटल उसके पास 30% बचा जो कि 12,000 रुपये है। अब हम 12,000 रुपये यदि 30% है तो हम उसका पूरा का पूरा निकाल देंगे जो उसकी सैलरी होगी। तो हम करेंगे तो 12,000 बटे में 30 गुणा में 100 कर देंगे तो उसकी टोटल सैलरी अपनी 40,000 रुपये आ जाएगी। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए लिखा गया है जिसमें कि 40,000 रुपये दिया गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना 72वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक वर्ग का विकीर्ण 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, तो उसका हमें अक्षेत्रफल निकालना है। उसका दोस्तों हम अक्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवालों के अंदर हमें फार्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल फार्मूला बेस होते हैं। तो हमें जब तक फार्मूला पता नहीं होगा इन जो क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको किस प्रकार से करेंगे, जो इसके अंदर वर्ग का विकीर्ण हमें दिया गया है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। उसकी हम ए स्क्वायर भी कर सकते हैं सीधा की सीधा। वो जो इसका विकीर्ण दिया गया है, विकीर्ण का क्या फार्मूला होता है कि वर्गमूल 2a, ये इसका फार्मूला होता है विकीर्ण का। तो ये फार्मूला होता है। और हमें विकीर्ण दोस्तों इसके अंदर कितना दिया गया है, इसके अंदर में विकीर्ण दिया गया 14 वर्गमूल 2 दिया गया है, 14 वर्गमूल 2 दिया गया है, 14 वर्गमूल 2 दिया गया है। और इसका फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल 2a होता है। अब हम इसको ये a हमें निकालनी है, भुजा हमें निकालनी है, भुजा निकालनी है तो ये इस साइड में लेके जाएंगे तो ये इस साइड में गुणा में, इस साइड में आके भाग में होगा। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, 14 बराबर में a, यानी अपनी भुजा आ जाएगी 14 भुजा आ गई। हमें पता है अब इसका फार्मूला क्या होता है, a गुणा में a होता है, तो 14 गुणा 14 कर देंगे तो अपना 196 सेंटीमीटर
स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। सेंटीमीटर या मीटर जो भी है हम यहाँ पर लगा देंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पता है विकीर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल 2 है, हमें 14 वर्गमूल 2 दिया गया है। ये वर्गमूल 2 इस साइड में गुणा में, इस साइड में आके भाग में करेंगे, ये इसमें कट जाएगा, तो अपनी a यानी 1 भुजा 14 आ जाएगी। फार्मूला भुजा गुना भुजा यानी a की स्क्वायर हम करेंगे तो 14 की स्क्वायर करेंगे तो 196 इसका उत्तर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा अपने 72वें नंबर के क्वेश्चन का। आगे आता है कि यदि 25 छात्रों की कक्षा का औसत जो 72 है तो शिक्षक 100 अंक बोनस के रूप में जोड़ता है, तो नया औसत हमें ज्ञात करना है। दोस्तों 25 छात्रों का जो औसत है वो 72 दिया हुआ है, इसमें 100 अंक जोड़ रहे हैं, 100 अंक जोड़ रहे हैं 25 पर, तो दोस्तों 4 बढ़ जाएगा, इस पर 4 पे कटेगा तो 4 इसका बढ़ जाएगा। तो अब अपना नया औसत वो 76 हो जाएगा, क्योंकि 100 जोड़े हैं 25 पर तो 1 के पीछे 4 जुड़ेगा, औसतन 4 इसका बढ़ गया, तो 72 पहले था, 4 इसका बढ़ा है तो 76 इसका नया औसत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जिसमें 76 लिखा हुआ है। एक पाई चार्ट कंपनी के खर्च का वितरण दर्शाता है। यदि कुल खर्च 80 लाख रुपये 25% तनख्वाह पर खर्च किया गया जाता है, तो दोस्तों तनख्वाह पर किया गया खर्च हमें निकालना है। दोस्तों हमें पता है कि टोटल जो खर्च है वो 80 लाख रुपये है, 80 लाख रुपये है। जो तनख्वाह पर 25% खर्च किया जा रहा है तो 25/100 कर देंगे। तो वो हम दोस्तों 25/100 का मतलब क्या होता है, इसका चौथा हिस्सा हम ज्ञात करेंगे तो 20 लाख रुपये आ जाएंगे, 20 लाख रुपये आ जाएंगे। तो 20 लाख रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, 20 लाख इसका सही उत्तर होगा। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 35 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 105 लीटर दूध है। जो कंटेनर की अधिकतम क्षमता सेंटीमीटर घन में ज्ञात कीजिए, जो किसी भी कंटेनर के दूध को पूर्ण संख्या में माप सकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे कि इसके अंदर हम HCF ज्ञात करेंगे कि वो अधिकतम हमें वो संख्या निकालनी है कि इस दूध को पूर्ण संख्या में माप सकता है। तो दोस्तों अधिकतम हमें वो संख्या निकालनी है तो हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो लीटर दिया गया है और इसके अंदर इसमें जो लीटर दिए गए हैं वो हमें सेंटीमीटर घन में निकालने हैं। सेंटीमीटर घन में निकालते हैं तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों एक संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 35 को हम 1000 से गुणा करेंगे 35,000 हो जाएगी। दूसरी 105 है, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो 105,000 हो जाएंगे, 1,05,000 हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देख लो ऑप्शंस में कि कौन सी ऐसी बड़ी की बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग दे दे, वही होता है HCF। तो इन दोनों को कौन सी संख्या भाग देगी दोस्तों, हम यदि B लें 50,000 वो इसको भाग नहीं दे पाएगी, इसको भी नहीं दे पाएगी पूर्णतः, D भी नहीं दे पाएगा, C हम देखें तो इसको दे देगा पूर्ण भाग, इसको नहीं दे पाएगा। लेकिन A जो है संख्या 35,000 है वो दोस्तों इसको भी पूर्णतः भाग दे देगी और इसको भी पूर्णतः भाग दे देगी। तो 35,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो जो अपना ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हम ऑप्शन के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, बाकी चाहो तो आप इसका HCF भी ज्ञात कर सकते हो, वो भी दोस्तों अपना 35,000 ही आएगा। कि 200 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंभों की हमें ऊंचाई मीटर में ज्ञात करनी है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, हमें एक 200 जो है 200 मीटर चौड़ी सड़क दी गई है। जो सड़क है वो दोस्तों ये होगी 200 मीटर है और इसके दोनों ओर, इसकी चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे खड़े हैं। तो यहाँ पर एक खंभा खड़ा है समान ऊंचाई का और इतना ही बड़ा एक खंभा यहाँ पर खड़ा हम कर देंगे। एक खंभा यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर खंभे खड़े हैं, दो खंभे खड़े हैं और ये कहता है कि एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। ये हम मान लेते हैं कि इसका 30 डिग्री कोण है और ये हम मान लेते हैं कि इसका 60 डिग्री कोण है। ये अपना 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमें 200 दिया हुआ है, पूरा 200 दिया हुआ है। यदि हम इसको x माने तो ये अपना 200 माइनस में x हो जाएगा। ये हमें हाइट ज्ञात करनी है, यानी ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये हाइट ज्ञात करनी है, इसका हाइट ज्ञात करनी है तो यानी लंब बटे में आधार हो जाएगा। लंब बटे में आधार क्या होता है, अपना 10 होता है, तो h बटे में x अपना 10 हो जाएगा 30 पर। अपना 10 30 पर कितना होता है दोस्तों, वर्गमूल 3 होता है। तो जो h बटे में x बराबर में वर्गमूल 3, ये x उस साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो h की वैल्यू अपनी आ जाएगी वर्गमूल 3x, ये आ गई। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार ये दोनों समान लंबाई की है तो ये भी h है तो ये भी h हो जाएगा। अब हमें ये सेम ही करना है कि लंब बटे में आधार हमें कितना करना है, 200 माइनस में x, 200 माइनस में x, क्योंकि ये पूरा 200 है, इसको हम x मानेंगे तो वो 200 माइनस में x हो जाएगा।
अब दोस्तों tan 60 आ जाएगा, तो हमारा tan 60 पे कितना होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3 होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3 हम रख देंगे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्गमूल 3 h बराबर में 200 माइनस में x आ जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि h की वैल्यू कितनी है अपनी, वर्गमूल 3x है, तो h की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो वर्गमूल 3 h की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3x बराबर में 200 माइनस में x। तो वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो 3x का x बराबर में 200 माइनस में x, ये अपना आ जाएगा। इस x को इस साइड में लेके आएंगे तो 3x यहाँ पर है, 1x ये हो जाएगा, 4x हो जाएंगे, बराबर में कितने बचेंगे, 200 बच जाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे 200 बटे में 4 हो जाएगा, तो x अपना कितना आ जाएगा, x इसमें 50 आ जाएगा, x अपना 50 आ जाएगा। यदि 50 आया है तो ये दोस्तों अपना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये अपना 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम इसकी h की लंबाई आसानी से निकाल लेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि h बटे में 50 लंब बटे में आधार अपना कितना है, इसमें tan 30 है, तो tan 30 का फार्मूला कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 50 इस साइड में भाग में है, इस साइड में जाकर गुणा में होगा, 50 वर्गमूल 3 हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन में लिखा गया है दोस्तों। ए ऑप्शन जिसमें लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, 50 वर्गमूल में 3 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर देंगे। हमें पता है दोस्तों कि यदि हम लंब बटे में आधार करते हैं तो अपना tan होता है, लंब बटे में आधार जो हम करते हैं tan जो 30 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि वर्गमूल 3 होती है, और जो tan 60 की वैल्यू होती है वो हमें पता है दोस्तों 1 बटे वर्गमूल 3 होती है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो अपना h यानी जो इस खंबे की लंबाई आएगी वो अपनी 50 वर्गमूल में 3 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे दोस्तों अपना 77वें नंबर का प्रश्न आता है कि 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो बड़ा इजीली रहेगा, और हम 980 को यदि 4 और 7 से भाग करेंगे तो दोस्तों वो पूरी तरह से भाग हो जाएगी। बाकी सबसे बड़ी संख्या इसमें 990 लिखी गई है, सी ऑप्शन के अंदर वो 4 और 7 दोनों से भाग नहीं होगी, लेकिन 980 जो संख्या दी गई है वो दोस्तों 4 और 7 दोनों से भाग हो जाती है पूर्णतः। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो दोस्तों इसमें 980 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना 78वें नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें हमें क्या लिखा गया है कि इसका संभावित मान हमें बताना है कि इसके संभावित मान क्या होंगे। हमें कुछ समीकरण इसके अंदर दिए गए हैं, उसका हमें सोल्यूशन करना है। उसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, a प्लस में b प्लस में c हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमें -3 ये दिया हुआ है, और इसमें आगे और क्या लिखा है कि a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में c की स्क्वायर हमें 9 दिया गया है, और ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए हमें 8 दिया गया है। हमें निकालना क्या है कि ये निकालना है कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों हम इसको कुछ रकम हम इसको रख के देखते हैं कि बराबर में 9 आ जाए। वैसे दोस्तों हम इसको करेंगे मेथड के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा लंबा और दोस्तों हार्ड हो जाएगा। हमें इजीली तरीके से हम चलेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे 3 संख्याएं रखेंगे जिनका स्क्वायर करने पर 9 आता हो। तो दोस्तों ऐसी हमारी संख्या क्या होगी, 2 2 1 हो जाएगी। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो ये 9 आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों यदि हम a की वैल्यू 2 माने, इसकी 2 माने, इसकी 1 माने तो अपना 9 आ जाता है। इनका यदि हम स्क्वायर करें प्लस में, ये हमें स्क्वायर दिया हुआ ना, स्क्वायर करें तो अपना 9 आ रहा है। इसी प्रकार हम यदि यहाँ पर इसको रख के देखें तो a अपना 2 है और b भी अपना 2 है, b भी अपना 2 माना है, c अपना 1 माना है, c 1 माना है, a अपना 2 माना है, ये 8 आना चाहिए। 4 प्लस में 2 प्लस में 2 ये 8 ही आ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये संख्या रख देंगे, a हम 2 रखेंगे, b हम 2 रखेंगे, c हम 1 रखेंगे, माइनस में 3 दिया हुआ है, बराबर में संभावित मान इतना आ जाएगा। 4 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो 78वें नंबर का जो प्रश्न है उसका डी अपना उत्तर जिसमें 2 लिखा गया वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत कमी हमें निकालना है। दोस्तों हम कैसे करेंगे, मान लीजिए सेब की कीमत 100 रुपये है, 20% इसको बढ़ाया तो 120 हो गई। अब इसमें 20% यदि हम लेस करेंगे तो 24 इसमें लेस हो जाएगा तो 96 इसका आ जाएगा। पहले 100 थी अब 96, तो 4% इसमें शुद्ध कमी आई है। तो हम देखेंगे तो ए ऑप्शन जिसमें 4% लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 100 का 20% करेंगे 20 आएगा, 20 हम इसका बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इसमें 20% हमें लेस करना है तो 120 का यदि हम 20% लेस करेंगे इस प्रकार से तो इसका 24 लेस होगा, 0 से 0 0 से 0 24 लेस होगा ना,
तो 24 लेस होगा, तो 120 में से 24 लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू 96 हो जाएगी। पहले 100 थी, अब 96 है, तो 4% इसका जो शुद्ध कमी इसकी हो रही है। तो अपना ये ऑप्शन जिसमें 4% लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों जो लास्ट का जो 80वें नंबर का जो प्रश्न इसके अंदर आ रहा है अभी, वो हम देख रहे हैं। उसके अंदर क्या लिखा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपये बचाने में सफल हो जाते हैं तो उनकी आय में अंतर हमें ज्ञात करना है कि उनकी आय में कितना अंतर है। दोस्तों इस प्रकार से का जो क्वेश्चन है उसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये अनुपात से संबंधित प्रश्न हमें दिया गया है। इसके अंदर ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी। इसका हमें क्या दिया गया है, आय का अनुपात हमें दिया गया है 11:13 दिया गया है। खर्च का अनुपात हमें 9:11 दिया गया है और दोनों प्रति माह 4000 रुपये बचा रहे हैं। ये भी 4000 रुपये बचा रहा है और ये भी 4000 रुपये बचा रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जो आय में अंतर हमें निकालना है, उसकी आय में अंतर क्या होगा। दोस्तों इसकी हम 11 अक्ष मानते हैं, इसकी 13 अक्ष मानते हैं, इसकी 9 अक्ष मानते हैं, खर्च इसका 11 अक्ष मानते हैं। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यदि x की वैल्यू हम 1 माने तो इसका 11000 आ जाएगा। इसकी यदि हम 1 मानते हैं x की वैल्यू तो इसका 13000 आ जाएगा। तो दोस्तों हम यदि 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें 1000 में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका जो हम खर्च देखते हैं, इसका 9000 आ जाएगा, इसका 11000 आ जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 2000 रुपये ही बचत आ रही है, लेकिन हमें बचत निकालनी है 4000 रुपये। तो हम x की वैल्यू 2 मान लेंगे, x की वैल्यू 2 मान लेंगे। यदि हम x की वैल्यू 2 हम यदि मानेंगे तो ये 22000 आ जाएगा, ये 26000 आ जाएगा, ये अपना 18000 आ जाएगा, ये 22000 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इनकी जो बचत है वो अपनी 4000 आ जाएगी, 4000 आ जाएगी जो हमें दी हुई है। और अब इन्हें आय का अंतर पूछा है दोस्तों, इनकी आय का अंतर हम देखेंगे तो वो भी अपना 4000 ही आ जाएगा, आय का अंतर भी अपना 4000 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए जिसमें दिया गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 4000 लिखा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर देंगे। एक्स की हम 2 मानेंगे, इसका 22000, इसका 26000 हम 2 से गुणा करेंगे, फिर हम इसका 2 से गुणा करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 2 मानी है, 1000 में निकालना है तो हम इसको 1000 से गुणा कर ही रहे हैं। तो हम इसका 18000, इसका 22000, इसकी हम देखें डिफरेंस 4000 इसकी आ रही है, 4000 रुपये ही हमें दी हुई है इसकी बचत। अब हमें इनकी आय का देखना है तो हम इसके सीधे आय का निकाल देंगे जो अपना 4000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर हमने जो अपना तीसरे नंबर का वीकली टेस्ट लिया था उसके हमने मैथ और जो रीजनिंग है उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हमने कर दिया है। दोस्तों जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका भी सोल्यूशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर दोस्तों मैं बाकी बचे हुए प्रश्नों का भी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे क्योंकि मैथ और जो रीजनिंग है इसका पोर्शन का जो सोल्यूशन है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि उनका सोल्यूशन डाला जाए। तो दोस्तों उनका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब हम दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।